हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग DSSB ASO असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 19 अगस्त 2025 का क्वेश्चन पेपर है शिफ्ट 2 का, जिसमें हम लोग जनरल पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग ने मैथ्स पैटर्न ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। पर अब हमारा जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी आपका जनरल और मैथ सेक्शन में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि DSSB ASO के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल ऑन द फॉलोइंग। इस पूरे हमें एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें हमें अप्रोप्रिएट आर्टिकल बताना है। सेंटेंस है वेजिटेबल दैट आर केप्ट इन डैश रेफ्रिजरेटर। तो जो वेजिटेबल रखी हुई हैं कहाँ पर, रेफ्रिजरेटर में रखी हुई है, फॉर टू लॉन्ग मे नॉट बी गुड फॉर योर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए वो अच्छी नहीं होती। तो क्या इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ए आएगा, द आएगा या एन आएगा। अब देखो इसमें ऑलरेडी आंसर्स दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग इसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, कि हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये आंसर दिए हुए हैं तो ये क्यों ट्रू है, ठीक है, या फिर क्यों फॉल्स है जो अदर आंसर है। तो अब देखो अगर रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है, रेफ्रिजरेटर एक स्पेसिफिक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, और ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है। और हमारे पास जब भी हमारा काउंटेबल नाउन होता है उसमें जो आर्टिकल होता है वो तो लगता ही है, तो नो आर्टिकल भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब जो ए है, ए जो है वो पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट नहीं है। अब देखो यहाँ जो है रेफ्रिजरेटर किससे शुरू नहीं है, वोवल से शुरू नहीं है, तो ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो वोवल नहीं है तो ए क्या, आर क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट। तो वोवल नहीं है तो एन भी नहीं आ सकता हमारा, ठीक है। अब हमारा बचा क्या कि हमें ए लगाना है या द लगाना है। अब ए और द में से क्या आएगा। अब देखो जो रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है वो कोई रैंडम रेफ्रिजरेटर नहीं है, या फिर सभी रेफ्रिजरेटर या किसी में से भी एक रेफ्रिजरेटर की बात नहीं हो रही है। देखो तब लगाते हैं जब हमें कोई चीज स्पेसिफिक नहीं पता, यानी अननोइंग है, ठीक है। अननोइंग मतलब कि हमें उस चीज के बारे में नहीं पता कि वो चीज है या नहीं है या कौन सी है, ठीक है। तो लेकिन दा में हम लोग क्या लगाते हैं, जब हमें ऑलरेडी उस चीज के बारे में पता है, और उन्होंने कहा है कि जो रेफ्रिजरेटर में हमारे यहाँ बहुत देर दिन से चीज रखी रहती है, फिर वेजिटेबल रखी रहती है, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए हमें द लगेगा। क्यों, क्योंकि हमारे वो स्पेसिफिक चीज को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि द इसमें क्यों आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइकर्स डैश टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गाइड विद rapt attention when the accident occurred, जब एक्सीडेंट हुआ, बट नन ऑफ देम डैश वॉज वांट टू डू नेक्स्ट, ठीक है। नन ऑफ देम किसी को नहीं पता था कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्या करना था। सो द गाइड क्विकली, गाइड ने क्या किया, जल्दी से गया, और देम टू सेफ्टी, गाइड ने बिल्कुल ही अच्छे से उन्हें सेव कर लिया, उन्हें बचा लिया। तो जो हाइकर्स थे उन्हें क्या हो रहा था, अब देखो जब एक्सीडेंट हुआ, तो जब एक्सीडेंट हुआ तो ये किसकी बात हो रही है, ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। और हाइकर्स क्या कर रहे थे, इंस्ट्रक्शन गाइड की इंस्ट्रक्शन को सुन रहे होंगे। तो जब एक्सीडेंट हुआ तब जो हाइकर्स थे सारी इंस्ट्रक्शन सुन रहे थे, तो यानी ये सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, तो ये पास्ट का सेंटेंस हो गया, ये भी पास्ट का हो गया, ये प्रेजेंट का हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि आर लिसनिंग आर प्रेजेंट में होता है। अब देखो ये इन्होंने बोला है कि जब एक्सीडेंट हुआ, व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड, अकर्ड मतलब हुआ, तो जब हुआ तो वो सुन रहे थे, तो इसमें यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हमारा रूल होता है वो क्या कहता है, हमारा अगर वर है, वर के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा क्या लगता है, आईएनजी लगता है। और वर फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यानी वॉज या वर दोनों में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन इसमें बाइकर्स, बहुत सारे बाइकर्स की बात हो रही है, इसलिए क्या आएगा, वर आएगा। तो इसीलिए ना तो हमारा हैड आ सकता क्योंकि काम फिनिश नहीं हुआ है, ना ही लिसनड आ सकता, और हमारा क्या आंसर आएगा, वर। अब देखो आगे भी हम लोग एक बार को पूरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए रीड करते हैं। बट नन ऑफ देम, किसी ने भी क्या नहीं किया, रिमेम्बर, किसी को याद ही नहीं था। देखो रिमेम्बर्ड इसमें भी लिखा है, ये भी हो सकता था, लेकिन हैड रिमेम्बर्ड था, ठीक है। कर चुके थे, किसी को याद नहीं कर चुके थे, ऐसा तो कोई वर्ड नहीं है। रिमेम्बर्स भी नहीं आएगा, ऐसे ही रिमेम्बर्स इसमें भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो हमारी किसकी बात हो रही है, किसी को भी याद नहीं था। और फिर क्या हुआ, गाइड गया क्विकली और लेट देम टू द सेफ्टी, सेफ्टी तक उन्हें पहुंचा दिया, ठीक है। इसीलिए हमारा आएगा ऑप्शन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Now next question is uh, now next question is the renowned art historians lecture on। अब देखो जो आर्ट हिस्टोरियन है उन्होंने किस चीज पर लेक्चर दिया, रेनेसेंस पर लेक्चर दिया। देखो रेनेसेंस का मतलब होता है एक पुराना इवेंट जिसमें हम कोई भी नई चीज की शुरुआत करते हैं। तो जब भी कोई हिस्ट्री की बात होगी या फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात होगी, हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात होगी, तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा द। ठीक है, तो द मीन्स वो स्पेसिफिक चीज जिसमें हम हिस्ट्री या हिस्टोरिकल या पर्टिकुलर इवेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या आएगा, द हमारे स्पेसिफिक चीज के लिए जो हमारी पूरे टाइम एक मतलब बहुत टाइम में एक बार हुई हो, यानी बहुत सालों में एक बार या फिर वंस इन अ टाइम हुआ हो, उसके बारे में बात करते हैं तो हमारा द आता है। ठीक है, आर्टिकल। नेक्स्ट वन इज, तो आपको पता चल गया होगा आर्टिकल के अभी भी दो दो क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हमें एएसओ के एग्जाम में आर्टिकल को कितना ज्यादा सीरियसली प्रिपेयर करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश ही स्टडीड अ हार्ड। ठीक है, ही फेल्ड, उसने बहुत ज्यादा स्टडी किया और वो फेल हो गया। अब देखो वो बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा स्टडी करेगा तो वो फेल हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता। उन्होंने लिखा है कि बिकॉज उसने बहुत ज्यादा स्टडी किया इसलिए वो फेल हो गया, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन इज अनलेस, यानी जब तक वो स्टडी हार्ड नहीं करेगा तब तक वो फेल नहीं करेगा, फेल नहीं होगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसे थोड़ी हो सकता है कि जब तक वो स्टडी हार्ड नहीं करेगा तब तक वो फेल नहीं होगा। ठीक है, अनलेस मतलब नहीं तो। येट मतलब उस फिर भी, ठीक है, फिर भी उसने स्टडी हार्ड की फिर भी वो फेल हो गया। तो इसीलिए हमारा जो मेन आंसर है वो आ रहा है थ्रो सॉरी दो दो ही स्टडी हार्ड, हालांकि उसने स्टडी हार्ड की बट वो टेस्ट में फेल हो गया। इफ एनीवन हु थिंक दैट एफर्ट अलोन कैन गारंटी सक्सेस, कि अगर कोई भी ये सोचता है कि खाली एफर्ट लगाने से ही सक्सेस मिल जाती है, वो लोग गलत हैं। हालांकि हाउएवर ही रिमेंबर डिटरमाइन टू इम्प्रूव हिज बेटर स्ट्रेटेजी, उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी भी बेटर करनी है, सिर्फ हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, हमें स्ट्रेटेजी भी इम्प्रूव करनी है जिससे हमारा जो सिलेक्शन है वो जल्दी होगा या फिर हम इजीली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसमें दो आएगा, दो ही स्टडी हार्ड, और इसमें दे आर रॉन्ग। इफ आएगा यहाँ पे, इफ रिमेंबर डिटरमाइन टू इम्प्रूव विद अ बेटर, सॉरी हाउ एवर, और यहाँ पे क्या आएगा, इफ एनीवन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज she obscure denied all the accusation, insisting that she had nothing to do with the accident। उसने क्या किया, obscurely denied कर दिया। देखो obscurely का एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है ना, उसका मीनिंग होता है कि वो डाउट में, मतलब उसने कॉन्फिडेंटली डिनाई नहीं किया। अब देखो कभी भी कोई इंसान कोई चीज मना करेगा, ठीक है, तो क्या वो ऑब्सिक्वेटली करेगा, मतलब उसे ये भी नहीं पता कि उसे डिनाई करना है नहीं करना क्या कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए ऑब्सिक्वेटली का मतलब पक्का नहीं होता, जब वो डाउट में है या डेलिमा में है तब ये बात होती है। लेकिन अगर वो डिनाइड कर रही है अपने एक्विजिशन को तो हम लोग वेमेंटली डिनाई करेंगे। वेमेंटली मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली। ठीक है, तो इसका मतलब होता है स्ट्रांगली उसने डिनाई कर दिया वो सारे एक्विजिशंस को। सार्केस्टली मतलब कोई मजाक में डिनाई करेगा नहीं, एब्स्ट्रैक्टली भी नहीं, और इम्यूटेबली नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज his propensity for abstract thought often left him detached। उसके जो abstract thought थे जिस वजह से वो detach हो गई, existing as it were a real entire separation। ठीक है, उसकी जो propensity थी abstract thought की, ठीक है, often left him detached, जिससे वो बहुत ज्यादा detach हो गई, existing as it were a real entire सेपरेट जब भी सेपरेट बात होती है दो चीजों से उसमें क्या आता है, फ्रॉम आता है। ठीक है, अब देखो किसी के अंदर, ऑन टू मतलब होता है किसी के अंदर यानी इनसाइड, तो किसी के अंदर से कोई सेपरेशन नहीं होता। ठीक है, टूवर्ड्स मतलब किसी की तरफ सेपरेट भी नहीं होगा। फॉर मतलब किसी के लिए सेपरेट नहीं होगा। तो किस चीज से सेपरेट होते हैं, तो फ्रॉम द टेंजिबल वर्ल्ड से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी वॉज प्लेइंग शी वॉज प्लेइंग द कैट एंड देयर बिहेवियर फ्रॉम डिस्टेंस। वो क्या कर रही थी,
कैट और उनके बिहेवियर को डिस्टेंस से खेल रही थी? क्या कोई भी दूर से कोई चीज़ खेल सकता है? पॉसिबल नहीं है। कैटरिंग मतलब क्या खाना-वाना खिलाएगी या कुछ ऐसा करेगी? नहीं। करेक्टिंग मतलब वो दूर से उसके बिहेवियर को करेक्ट कर सकती है? नहीं। कैट कॉलिंग क्या दूर से बुलाएगी वो कैट को, उनके बिहेवियर को? बिहेवियर को कौन बुलाता है भई? तो इसलिए ऑब्जर्विंग, किसी के भी बिहेवियर को दूर से क्या किया जाता है? ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसीलिए शी वाज़ ऑब्जर्विंग द कैट्स एंड देयर बिहेवियर फ्रॉम द डिस्टेंस, दूर से वो ऑब्जर्व कर रही थी कैट और उनके बिहेवियर को। Now, next question is the researcher presented a dash analysis that impressed even the most critical member of the reviewed community. रिसर्चर ने क्या किया? प्रेजेंट किया। अब देखो कभी भी कोई जो रिसर्चर होगा ना वो बायस्ड मतलब होता है दोगला, ठीक है? दोगला। तो यानी दोगला मतलब जो दोनों तरफ से बताए। सॉरी, बायस्ड मीन्स दोगला नहीं, बायस्ड मीन्स जो एक तरफ से बोले, ठीक है? जो किसी सिंगल चीज़ की तरफ बोले, ठीक है? किसी ऐसा ना हो कि भई एक ही तरफ बोल रहा है वो दोनों तरफ बोल रहा है तो वो बायस्ड ओपिनियन दे रहा है, ठीक है? तो क्या रिसर्चर बायस्ड ओपिनियन देंगे? नहीं। सुपरफिशियल मतलब बिल्कुल ही अलग सा ओपिनियन कि भई बिल्कुल ही अलग से हो गए, ठीक है? वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? या फिर फ्लोड मतलब बहुत ज़्यादा फ्लो में जा रहे हैं, वो ओपिनियन नहीं होता। जब भी कोई ओपिनियन या एनालाइज़ प्रेज़ेंट किया जाता है, वो हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब उन्होंने क्या-क्या रिसर्च की है, क्या-क्या चीज़ें उसकी रिसर्च में सामने आई है, वो सब सारी चीज़ वो खुल के बताते हैं। तो जब हम कोई भी चीज़ को डिटेल में एनालाइज़ करते हैं, उसे कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्रेज़ेंट करा जाता है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ select the most appropriate option to fill the blanks. If no article is required, select no. ठीक है? So in war torn nation, ठीक है, जो war torn nation था, the medical team responded to, मेडिकल टीम ने रिस्पॉन्ड किया। अब देखो ये क्या है? ओ क्या है हमारा? वॉवल है और वॉवल के साथ क्या लगता है? एन, ठीक है? मेडिकल टीम ने रिस्पॉन्ड किया तो यानी ये क्वेश्चन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो यानी ये आ सकता है एंड, ठीक है? अब देखो सेटिंग अप अ क्लिनिक, उन्होंने रिस्पॉन्ड किस चीज़ पे किया कि हम एक क्लिनिक को सेटअप कर लें एंड प्रोवाइड एसेंशियल। अब देखो एसेंशियल लिखा हुआ है, एसेंशियल में ई है, ई क्या है? हमारा वोवल है और वोवल में क्या लगता है? हमारा एन लगता है, तो एन एसेंशियल सप्लाई, सिंपल, ठीक है? तो आपको पता होगा जितने वोवल होते हैं, ठीक है? वोवल कितने होते हैं हमारे? कौन-कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, और आर्टिकल में जितने भी ए, ई, आई, ओ, यू वाले वर्ड होते हैं उन सब में क्या लगता है? एन आता है, ठीक है? और जितने भी कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट मीन्स जितने वर्ड्स भी अदर देन वोवल होते हैं, यानी हमारे अदर जो एबीसीडी वाले होते हैं, यानी अगर मैं हिंदी से कहूँ क से लेकर जितने ज्ञ तक वर्ड होते हैं वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, उसमें ए आता है, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू वाले वर्ड्स में एन आता है या फिर उनकी साउंड से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनमें एन आता है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे ई है तो इसीलिए यहाँ पे एन आएगा, और यहाँ पे ओ है इसलिए यहाँ पे एन आएगा, क्योंकि वो ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हिज रिसर्च पेपर, उसके रिसर्च पेपर में क्या हुआ? द प्रोफेसर आर्ग्यूड दैट, प्रोफेसर ने क्या आर्ग्यू किया? अब देखो रेनेसेंस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब भी कोई हिस्टोरिकल इवेंट की बात होती है या फिर हिस्टोरिकल थिंग की बात होती है, ठीक है, तो इसी वजह से वो सारा उसके आगे हमारे द लगता है, ठीक है? जैसे कि द कोई भी अगर आप मूवमेंट की बात करें तो उसमें द लगेगा, कोई रेनेसेंस मूवमेंट हो गया, कोई भी नई चीज, ठीक है, कोई वॉर हो गई, इस टाइप से सब में द लगता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये पूरा हमें क्या दे रखा है? कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है और हमें इसके आंसर्स को फिल करना है, ठीक है? सो सबसे पहले इसमें हम क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हाउ मच हैज द क्लाइमेट वार्म्ड सिंस 1850 से 1900 के बीच में क्लाइमेट जो है वो कितना वार्म हो गया, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा ये है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, ठीक है? अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सारे क्वेश्चन एक साथ ही पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग जब पैराग्राफ रीड करेंगे ना तो हमें क्वेश्चंस एनालाइज करने में बहुत ज्यादा इजीनेस होगी, ठीक है? नाउ नेक्स्ट वन इज विच ईयर वाज आईपीसीसी सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश? तो आईपीसीसी की सिक्स्थ
असेसमेंट रिपोर्ट जो थी वो कौन से ईयर में पब्लिश हुई? कहीं न कहीं मुझे इसका जो आंसर है ना वो सामने नज़र आ रहा है, ठीक है? तो मैं इसको डायरेक्टली कर देती हूँ कि जो आईपीसीसी की जो 6th रिपोर्ट है, वो 2021 में पब्लिश हुई है, जिसका आंसर मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ फिर एन एंटोनियम फॉर द वर्ड इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब भाई इसके नाम से पता चल रहा है, इरिवर्सिबल मतलब जो दोबारा से रिवर्स ना हो सके, ठीक है? यानी वो दोबारा से वैसा ना हो जैसा वो था पहले। एक होता है उसका एंटोनियम है तो रिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल मतलब दोबारा से वैसे ही हो सकता है जैसे वो उसकी पहली पोजीशन थी। एक होता है इरिमूवेबल यानी जिसको कोई रिमूव नहीं कर सकता। इरिमूवेबल का जो हमारा एंटोनियम होगा वो होगा रिमूवेबल, ठीक है? और अनचेंजेबल का जो एंटोनियम होगा वो होगा चेंजेबल। परमानेंट का जो एंटोनियम होगा वो होगा इम्परमानेंट या अनपरमानेंट। तो ये सारी जो चीजें हैं या टेम्पररी, परमानेंट का तो बेसिकली टेम्पररी भी होता है हमारा, ठीक है? तो ये जो हमारा है रिवर्सिबल, तो इसका आंसर है हमारा 13। चलो भाई 11th का भी आंसर देख ही लेते हैं, हमने 12 और 13 का भी कर लिया है पैराग्राफ देखते देखते। तो 11th का आंसर है क्लाइमेट जो थी 1850 से 1900 के बीच में कितना ज्यादा चेंज हुआ है। तो 1850 और 1900 देखो हमें इस पैराग्राफ में ना यहाँ पे नजर आ रहा है। उन्होंने बोला है जो टेम्परेचर है इससे ऊपर ही होगा। तो इन्होंने बोला आईपीसीसी 6 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में ये फाउंड किया है कि ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से जो हीट ट्रैप है, गैसेस वगैरह बहुत ज्यादा वार्म हो गई है और टेम्परेचर जो है वो हमारा 2 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब में बहुत ज्यादा डाउन हो गया है, ठीक है? तो इसीलिए जो नियरली 2 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब में हो गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया हमारा। इरिवर्सिबल का अपोजिट रिवर्सिबल होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज की टोन क्या है? तो अब देखो इनडिफरेंट मतलब अलग अलग होता है, सीरियस मतलब बहुत ज्यादा सीरियस किसी चीज पे जब हम बात करते हैं। इन इंस्पिरेशनल, इंस्पिरेशन मतलब कि कुछ अच्छे अच्छे से वर्ड लिखे हों जिसमें हम पढ़ के और ज्यादा इंस्पायर्ड हो, किसी से और ज्यादा प्रेरित हो कि हमें ये चीज करनी चाहिए, ठीक है? और ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है कि जब हम लोग कोई चीज आशा ढूंढे किसी चीज के ऊपर कि हमें होप है कि ये चीज बाद में ठीक हो जाएगी, तो वो ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड होता है। इसका एक उल्टा होता है पैसिमिस्टिक, जिसमें कोई होप नहीं होती, जो होपलेस होता है वो कहता है मेरा कुछ नहीं हो सकता, इन सब चीजों को कुछ नहीं हो सकता, जो खाली बेकार चीजें या फिर नेगेटिव टॉक करे, ठीक है? ये ऑप्टिमिस्टिक है जिसमें अपॉर्चुनिटी की या फिर होप की खोज करते हैं। तो अब देखो इसमें जो है पूरा जो पैसेज है आप देखोगे फ्यूचर प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, जो कि हमारी ये बता रहे हैं कि आइस की जो शीट्स है, हमारी आइस शीट्स वगैरह, ग्लेशियर्स वगैरह वो सब बहुत ज़्यादा पिघल रहे हैं, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, हमारी जो अलग-अलग रिपोर्ट पब्लिश हुई है, ये जो सारे मुद्दे हैं ये हमारे वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। इसीलिए इसका जो आंसर है उन्होंने दे रखा है सीरियस, ठीक है? तो आपको आई होप जो टोन है वो पहचाना समझ आया होगा कि किस तरीके से हम इस टोन को पहचान सकते हैं, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। अब पैसेज के लिए अप्रोप्रिएट टाइटल चूज करना है जो कि थोड़ा मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है। अब देखो इसमें क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, आई एग्री, लेकिन क्लाइमेट चेंज में नेचुरल साइकिल का पूरा नहीं हो रहा, मिथ और रियलिटी की कोई बात नहीं हो रही कि मानते लोग ये हैं, ये सब चीजें नहीं मानते। अंडरस्टैंडिंग आइस एज, आइस सिर्फ आइस एज की बात होती तो मैं इस चीज में ये लगा सकती थी, लेकिन हमारा जो पूरा मुद्दा है वो है पूरे ग्लोबल को लेके, यानी पूरे वर्ल्ड को लेके, और उसका क्या-क्या प्रेडिक्शन हो रहा है हमारे क्लाइमेट चेंज को लेके, ठीक है? इसीलिए हमारा जो आंसर है वो लगाया गया है आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें बता रखा है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। अब देखो ये नेक्स्ट पैसेज है और इसके लिए हमें टाइटल सर्च करना है, ठीक है? अब देखो इस पैसेज में स्टार्टिंग में किसकी बात हो रही है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट की, ठीक है? एक बार पढ़ लेते हैं पैसेज को तो थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है इनमें कोई और सा जो चीज़ है वो भी बात हो रही हो बीच में। तो जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वो हमारे पूरे अर्थ के लंग्स माने जाते हैं, क्योंकि ये हमारे अर्थ को बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकली बैलेंस करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 5.5 स्क्वायर किलोमीटर तक जो है 9 कंट्रीज तक, ब्राजील के हाउस तक लार्जेस्ट पोर्शन इस पूरे फॉरेस्ट का फैला हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी मिलियंस ऑफ स्पीशीज रहती हैं।
और बहुत ज़्यादा हमने ये सब डिस्कवर किया है। बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अब्ज़ॉर्ब करता है और क्लाइमेट चेंज में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है? इसके अलावा क्लाइमेट चेंज यानी कम करता है, मिटिगेट मतलब कम करना, ठीक है? एंड प्रोड्यूस 20% ऑफ प्लांट ऑक्सीजन, प्लांट की ऑक्सीजन का 20% प्रोड्यूस करता है। एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की वजह से जो अमेज़न जो है बहुत ज़्यादा थ्रेट फेस कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इकोलॉजिकली चेंज हो रहे हैं और डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसमें से बहुत ज़्यादा हेक्टेयर्स ऑफ प्लांट जो हैं वो क्लियर किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है? पूरे इस अमेज़न फॉरेस्ट में। इसके अलावा गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइज़ेशन जो हैं, वो उनका जो प्रायोरिटी है वो ये होनी चाहिए कि हमारे कंज़र्व कर सकें और हमारे सारे एफर्ट को कंज़र्व कर सकें, ठीक है? वो इसमें बेसिकली एक और बार पढ़ लेते हैं। द लॉस ऑफ द अमेज़न कुड रिजल्ट इन द कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हमने अमेज़न फॉरेस्ट खो दिए तो इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है बहुत ज़्यादा भयानक होंगे, और जो ग्लोबल वेदरिंग पैटर्न है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट का, वो प्रायोरिटी कर रहे हैं कि हमें इन्हें बचाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लेने चाहिए। हमें सस्टेनेबल मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सस्टेनेबल मेजर आपको पता होगा कि हम ऐसे ग्रो करें कि हमारे जो फ्यूचर नीड्स है उसको भी, हमारी नीड्स भी फुलफिल हो जाए, और हमारे जो क्लाइमेट है या हमारे नेचर है उसको भी ज़्यादा हार्म या इम्पैक्ट ना हो, ठीक है? और हमें लोकल कम्युनिटी को जो इन्वॉल्व होना चाहिए कि वो जो है इस फॉरेस्ट को प्रिजर्व करें, ठीक है? अमेज़न जो है वो उसका जो फ्यूचर है पूरे ग्लोबल एफर्ट पे डिपेंड करता है, किसी एक बंदे से इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमें हमेशा प्लांट और ज़्यादा उगाने चाहिए और हमें अमेज़न फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। तो ये पूरा जो टॉपिक है वो अमेज़न फॉरेस्ट के ऊपर जा रहा है, और जो ग्लोबल लाइफलाइन है हमारे पूरे वर्ल्ड की, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है अमेज़न क्वेश्चन का कि व्हाट इज़ द पैसेज बेस्ड अपॉन? पैसेज किस चीज़ के ऊपर है? पैसेज टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर पूरा नहीं जा रहा, वाइल्ड लाइफ में इतनी ज़्यादा बात नहीं हो रखी। बेसिकली जा रहे हैं क्या-क्या सिग्निफिकेंस और इकोलॉजिकल थ्रेट्स वगैरह है अमेज़न फॉरेस्ट को लेके जो कि हमें बचाने चाहिए, ठीक है? इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सबसे सुइटेबल आंसर इसमें होगा, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये इतना स्लो क्यों है? चलो, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फैक्ट गिवन द पैसेज। पैसेज में फैक्ट बताने हैं। क्या अमेज़न जो है ह्यूमन एक्टिविटी से अनअफेक्टेड है? नहीं, ह्यूमन ने ही तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया है। अगर अन नहीं होता इसमें तो हम ये कह सकते थे कि ह्यूमन एक्टिविटी से अफेक्टेड है। ठीक है, यानी ह्यूमन की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। द अमेज़न प्रोड्यूस 50% फुल ऑक्सीजन, नहीं, 50% नहीं, प्लांट्स जो है इसमें लिखा हुआ है 20% ऑफ द प्लांट ऑक्सीजन, ठीक है? इसके अलावा जो है द रेन फॉरेस्ट स्पेन 10 कंट्रीज एंड कवर 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 5.5 स्क्वायर किलोमीटर तो करता है, लेकिन 10 कंट्रीज नहीं 9 कंट्रीज करता है, तो इसीलिए 10 भी हमारा आंसर गलत है। लेकिन जो डिफॉरेस्टेशन है वो अमेज़न के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट वो थ्रेट है, ठीक है? तो डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है जो कि पैसेज में फैक्ट दी हुई है कि हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए। Now, next question is, कहाँ तक कर लिया था हमने क्वेश्चन? हाँ, डिफॉरेस्टेशन तक हो गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट समरी ऑफ द पैसेज। पैसेज की सबसे अप्रोप्रिएट समरी बताने कि जो रेन फॉरेस्ट होता है वो हमारा, देखो भाई सबसे पहले देख लेते हैं। रेन फॉरेस्ट जो है वो अब बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है क्लाइमेट स्टेबिलिटी में, गलत है। फॉरेस्ट तो हमेशा क्लाइमेट को स्टेबल बना के रखते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? लोकल कम्युनिटी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में नहीं, लोकल कम्युनिटी को इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए। जो प्लांट है या हमारे अमेजोन फॉरेस्ट है उनको सेव करने के लिए प्रायोरिटाइज होना चाहिए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मेन डाइवर्ट है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का, नहीं, क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से थोड़ी हो रहा है, ठीक है? हमारे डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है। लेकिन इसमें जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है, अमेज़न जो है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, बायोडायवर्सिटी भी बचा के रखता है, और बट इट इज़ अंडर थ्रेट डिफॉरेस्टेशन के, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। हमें ग्लोबल और लोकल एफर्ट्स के अकॉर्डिंग इसे बचाना चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन 3 विल बी द बेस्ट सुइटेबल आंसर ऑफ दिस
question. Now, next question is identify the tone of the passage. पैसेज की टोन क्या है? अब देखो अलार्मिस्ट पता है क्यों लिखा है? जब हम किसी भी खतरे को पहले से ही भांप लेते हैं और हम सबको वार्न करने की कोशिश करते हैं कि भाई अब से संभल जाओ अदरवाइज आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसीलिए इसमें अलार्मिंग टोन का यूज़ किया गया है। ठीक है? ऑप्टिमिस्टिक मतलब हम लोग होप की तलाश थोड़ी कर रहे हैं कि ये होना चाहिए या शायद ये हो जाएगा आगे, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। इन्फॉर्मेटिव मतलब खाली इन्फॉर्मेशन थोड़ी दे रहे हैं, वो लोग इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ हमें गाइड भी कर रहे हैं कि हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएँगी। फ्यू डिकेड्स में अगर हमने बहुत ज़्यादा क्लियर किया तो वेदर पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएँगे, ये लिखा, जो कॉन्सिक्वेंसेस है बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएँगे। तो इसीलिए ये अलार्मिंग टोन है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन विल बी द बेस्ट सुटेबल आंसर। Now, next question is through initial experiment failed, the principal investigator advised the team to remain determined. हालांकि जो इनिशियल एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो गया, जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और एडवाइस किया उन्होंने टीम को टू रिमेन डिटरमाइन, ठीक है, कि आप डिटरमाइन रहो, मतलब जो भी आप कर रहे हो उसे कंटिन्यू रखो और कीप ट्राइंग मेथोडिकली, कि अपने मेथड को ही ट्राई करते रहो या फिर नए-नए मेथड जो भी आपको लग रहे हैं उन्हें अप्लाई करो एंड अवॉइड इम्पल्सिव चेंजेस, और इतना ज़्यादा जल्दी-जल्दी चेंजेस मत करो। क्योंकि कभी-कभार पता है क्या होता है कि हम लोगों को अगर कोई चीज़ काम नहीं करती ना, हम लोगों ने जैसे एक वीडियो देखी, हमें लगा नहीं हो रहा, ठीक है? हमने एक पे दूसरा अगर पे हम फिर हम पेपर देने चले गए। हमने एक एग्ज़ाम दिया, हमने सोचा नहीं हो रहा, दूसरा एग्ज़ाम दिया, हमने सोचा नहीं हो रहा। तो हम लोग क्या करते हैं बार-बार ना चीज़ें चेंज करने की कोशिश या टीचर चेंज करने की कोशिश, ऐसे चेंजिंग कोशिश में ना क्या हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीज़न ले लेते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाते, ठीक है? तो उन्होंने भी सेम यही बोला, इनिशियल एक्सपेरिमेंट जब फेल हो गया तो प्रिंसिपल ने बोला कि आप एक काम करो, अपना डिटरमाइन रहो और एक दिन ज़रूर रिज़ल्ट आएगा। तो उन्होंने क्या बोला, होल्ड फास्ट टू हेल्म। इसका मीनिंग क्या होता है? इस आइडियम का मतलब होता है कि हमें इतना ज़्यादा फास्ट नहीं करना, फास्ट को होल्ड करो और जो मेथड है उसे अप्लाई करके डिसीज़न लो और वही चीज़ करते रहो। फ्लाई बाय द सीट ऑफ देयर पैंट्स, ये नहीं होगा। गो ऑफ टू द टेंजेंट, नहीं। बर्न द कैंडल बोथ एंड, बर्न द कैंडल बोथ एंड का मतलब होता है किसी भी काम को जल्दी से जल्दी फिनिश कर देना। उन्होंने तो ये बोला ही नहीं है कि जल्दी से जल्दी फिनिश करो, उन्होंने सिर्फ ये बोला है डिटरमाइन रहो, इतना ज़्यादा फास्ट मत करो, रिमेन डिटरमाइन और धीरे-धीरे करो और इतना ज़्यादा चेंजेस मत करो। तो होल्ड फास्ट टू द हेल्प, ठीक है, जो इसका सुटेबल आंसर है। नाउ question number 2 is many educators and researchers say it's pertinent uh, pertinent that parents take dash to teach their children how to become critical consumer of the media, कि जो बहुत सारे एजुकेटर और रिसर्चर थे वो ये कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को सिखाएं, ठीक है? तो जब भी सिखाने के लिए ले दिया जाता है, उनका डिसीज़न नहीं होता। देखो डिसीज़न में हम लोग कोई फ़ैसला लेते हैं, तो फ़ैसला लेने के बारे में नहीं आ रहा, वो अपने चाइल्ड को टीच करना चाह रहे हैं। तो क्या टीच करना चाह रहे हैं? या तो एक्शंस के रूप में या मेज़र, मेज़र मतलब होता है किसी चीज़ को नापना, किसी चीज़ को देखना, तो मेज़र भी नहीं आएगा इसमें। तो या तो एक्शन आ सकता है, स्टेप आ सकता है। तो उन्हें क्या एक्शन लेना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो किस तरीके से क्रिटिकल कंज्यूमर बने मीडिया के, स्पेशली बिकॉज मीडिया इज नॉट गोइंग अवे डैश सून। जो मीडिया है वो क्विकली कहीं नहीं जा रही है। क्विकली, अब क्विकली क्यों आएगा? क्विकली मतलब जल्दी जल्दी नहीं, एनी टाइम सून। तो इसमें जो मोस्ट सुइटेबल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो हम ये कह सकते हैं बहुत सारे एजुकेटर और रिसर्चर थे वो ये कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स हैं वो स्टेप आगे लें, यानी स्टेप लें किस चीज़ के ऊपर, कि वो अपने बच्चों को ये सिखाएँ कि कैसे क्रिटिकल कंज्यूमर्स बनने हैं मीडिया के। क्योंकि स्पेशली जो मीडिया है वो कहीं नहीं जा रही है एनी टाइम सून, ठीक है? तो मतलब वो कहाँ लेके जा रही है, क्या चीज़ हो रही है मीडिया में, क्या चीज़ नहीं हो रही, ये सारी चीज़ों में क्रिटिकली बने। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी बोल दिया और आप उस चीज़ पे विश्वास करके बैठ गए, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, सेंटेंस द पैराग्राफ गिवन बिलो। इसमें बताना है हमें ना पूरा अरेंज करना है। जो S1 और S6 है ये तो फर्स्ट और लास्ट में आएगा, हमें बताना है सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, थर्ड नंबर पे, इस तरीके से। तो सबसे पहले तो इस फर्स्ट नंबर वाले हमारा जो लाइन है उसे अच्छे से रीड करते हैं सेंटेंस को। ग्रीन स्किल कैन डिफाइंड एज अ नॉलेज। ग्रीन स्किल का मतलब होता है हम नॉलेज, एबिलिटी और वैल्यू
टूवर्ड्स द लाइफ ऑफ डेवलपमेंट एंड सपोर्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के डेवलपमेंट में हम जो भी नॉलेज, एबिलिटी और जो वैल्यू को देख रहे हैं। विच रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जिससे ह्यूमन एक्टिविटी का एनवायरनमेंट की तरफ रिड्यूस एक्ट जो है वो कम हो जाए, ठीक है, इम्पैक्ट कम हो जाए, मतलब ह्यूमन जो है वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना कम कर दे। तो ग्रीन स्किल मतलब वो स्किल लोगों को आनी चाहिए कि वो अपनी नॉलेज और एबिलिटी को और सोसाइटी को वैल्यू करें कि वो एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा खराब ना करे। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि अदर डेफिनेशन आर ब्रॉडर। अब देखो अदर मतलब कोई अलग चीज की बात हो रही है, ये कोई डेफिनेशन थोड़ी है। एविडेंस सेवरल डेफिनेशन एग्जिस्ट। अब इसमें हम कह सकते हैं कि इस चीज के ऊपर जो ग्रीन स्किल है इसके ऊपर बहुत सारी डेफिनेशंस आई हैं। तो हम ये कह सकते हैं बहुत सारी डेफिनेशन जो है, सेवरल डेफिनेशन विद सम फोकस ऑन टेक्निकल स्किल। बहुत सारी डेफिनेशंस आई हैं जिसमें बहुत ज्यादा फोकस जो है वो टेक्निकल स्किल पे हो रखा है, ठीक है। और इसके अलावा जॉब्स पर हो रखा है दैट प्लेज अ मेजर रोल इन टीचिंग नेट जीरो ग्रीन हाउस एमिशन, जिसने ग्रीन हाउस एमिशन को जीरो बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्या आएगा, हमने डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया जिसमें ग्रीन हाउस जीरो हो रहा है। नेक्स्ट वन इज बी के बाद ए है। ए में क्या आ रहा है, बहुत सारी अदर डेफिनेशन भी बताई है। पहले सेवरल डेफिनेशन है, फिर उसके बाद क्या क्या आ रही है, अदर डेफिनेशन भी है जो कि बता रही है कि हमें स्किल और एटीट्यूड को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहिए और हमारे थिंकिंग को हमें सही रखना चाहिए टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो पहले बी आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, सेकंड नंबर पे ए आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, द लैक ऑफ कंसिस्टेंट डेफिनेशन। इतनी ज्यादा कंसिस्टेंट डेफिनेशन नहीं है जिससे कि हम एनालाइज कर पाए कि जो सप्लाई और डिमांड है वो अलग अलग स्किल में किस तरीके से हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो डी है वो ऑप्शन नंबर थर्ड में आएगा। और इसमें क्या बता रखा है, एविडेंस सजेस्ट दैट, बहुत सारे एविडेंस, जो भी एविडेंस की बात होती है ना मोस्टली लास्ट में आते हैं क्योंकि ये कंक्लूजन बताते हैं कि जो बहुत सारे अप स्किल्स जो हो रहे हैं, वर्कफोर्स जो हो रही है और जितने भी कंपोनेंट्स हैं ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, ये बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं अवेयरनेस फैलाने में, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर 4 आएगा जिसमें हम बता रहे हैं कुछ स्टेक होल्डर्स ने सजेस्ट किया है कि हमें अलग अलग जो वोकेशनल एजुकेशनल पाथवे है वो अपनाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा बी, ए, डी और सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख जाओ, शो हो जाओ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 4 इज, आफ्टर अ लॉन्ग डे। हमें इसमें क्या ढूंढना है, एंटोनियम ढूंढना है। तो आफ्टर अ लॉन्ग डे, बहुत लंबे दिन के बाद, ही फेल्ट लैंग्विड एंड स्पेंड द इवनिंग लॉन्गिंग ऑन द काउच। ठीक है, बहुत बड़े दिन के बाद, लॉन्ग डे के बाद, ही फेल्ट, उसे बहुत ज्यादा कैसा थकान सा महसूस हो रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ गया विवेशियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a total of 226 बर्ड स्पीशीज, टोटल 226 बर्ड की स्पीशीज हैं वो स्पॉट की गई है पेंच टाइगर रिजर्व में जो कि महाराष्ट्र में है। एंड डैश रिसेंट सर्वे, रिसेंट सर्वे के साथ साथ, नहीं अलॉन्ग मतलब होता है साथ साथ, थ्रू हो सकता है, अक्रॉस, अक्रॉस मतलब किसी भी रोड को जब हम क्रॉस करते हैं, हम जैसे दो पैरेलल लाइन को क्रॉस कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है अक्रॉस, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोला है, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग या थ्रो, ये हमारा हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बताया इन्होंने कि रीसेंट सर्वे के दौरान हमने बहुत सारे ये बताया है कि 226 स्पीशीज जो हैं वो स्पॉट हुई हैं। सिटीजन्स जो हैं कंडक्ट एज अ पार्ट ऑफ सिटीजन साइंस मॉडल, जो कि साइंस मॉडल का पार्ट है, टू क्रिएट द बेसलाइन ऑफ डेटा, जिससे कि हमारी डेटा का बेसलाइन जो है वो क्रिएट हो गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मोस्ट सुइटेबल आंसर होगा। Now, question number 6 is, the dash of forest can be heard from miles away. जो forest, अब देखो इसमें ना एक वर्ड लिखा हुआ है हर्ड, हर्ड मतलब होता है सुनना, ठीक है। अब देखो सुनना, कभी भी हमारा जो ग्रीनरी होता है वो सुना जा सकता है, नहीं वो तो देखते हैं हम लोग। ग्रेन मतलब होता है पेड़ पौधे, वो भी देखते ही हैं। ग्रेन मतलब जो हमारे बीज वगैरह होते हैं। ग्रो मतलब कि ग्रो, अगर कोई चीज ग्रो ग्रो हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो उसे हम सुन सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए आएगा ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड मतलब कि जो फॉरेस्ट की आवाज है वो लोग बहुत ही माइल्स अवे से सुन सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन ये 7 अभी पूरा दिख नहीं रहा है, चलो देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बता रखा है कि हमें सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन। पूरे अंडरलाइन वर्ड के बजाय हमें इसका एक सब्स्टिट्यूट बताना है। तो हिज एनालाइज वर क्रिटिसाइज्ड फॉर रिलाइंग टू हैवीली। उसने एनालाइज किया कि वो बहुत ज्यादा हैवीली रिलाई कर रही है किसी स्टेटमेंट ऑन स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। जब भी हम किसी भी चीज को बिना किसी प्रूफ के ट्रू मानते हैं उसे एक्सियोम कहते हैं। एक्सियोम मतलब कोई भी चीज ट्रू कर लेना बिना किसी प्रूफ के। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है उसके विरोधाभास में। जब हम किसी के अपोजिट में बोलते हैं, ठीक है, तो यानी विरोधाभास, विरोधाभास यानी किसी चीज के विरुद्ध बोलते हैं, यानी अपोजिट बोलते हैं, तो उसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है। फैक्ट मतलब वो चीज जिसको हम विद प्रूफ यानी प्रूफ के साथ पूरा साबित कर चुके हैं। तो जब भी कोई चीज प्रूफ के साथ होगी वो फैक्ट होगा। और एम्पेरिकल थ्योरी मतलब जो थ्योरी है जो हमें नॉर्मली बताई गई है। ठीक है। इसीलिए सबसे ज्यादा सुइटेबल हमारा आंसर होगा एक्सियोम। एक्सियोम मतलब कोई भी ऐसे स्टेटमेंट जो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये ट्रू है, लेकिन उसके पीछे कोई भी हमने प्रूफ नहीं देखा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। One of the four highlighted word are given in the sentence is correctly spelled. Correctly incorrectly spelled है ये वर्ड और हमें इनका बताना है कि इसका करेक्ट वर्ड क्या होगा। ठीक है। तो अच्छा, इनकरेक्टली स्पेल्ड है ये वर्ड और हमें बताना है कि इसका जो करेक्ट वर्ड होगा वो क्या होगा। तो चलो भाई देखते हैं। जो टार्निश है वो सही है वर्ड, आर्टिफिशियल भी सही है, इसके अलावा टेपिड भी सही है। जो हमारा इनकरेक्टली वर्ड है वो है टो ड्राई। ठीक है। तो हमारा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड विल बी टो ड्राई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाई इसका टो ड्राई की जो हमारी एग्जैक्ट स्पेलिंग है वो स्पेलिंग क्या होगी, वो स्पेलिंग एक बार हम आप देख लेना। मुझे एग्जैक्टली पूरी स्पेलिंग का आइडिया थोड़ा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिर माई सिबलिंग केप्ट आर्ग्यूइंग ओवर सच अ माइनर इशू। मेरे जो सिबलिंग थे वो एक छोटे से इशू पे ना बार बार आर्ग्यू कर रहे थे। इट वॉज कम्प्लीटली अननेसेसरी। जो कि कम्प्लीटली क्या था, अननेसेसरी इशू था, उसका कोई सेंस ही नहीं था। तो जब हम किसी भी सेंसलेस या बेसलेस चीज पे आर्ग्यूमेंट करते हैं उस चीज को क्या बोला जाता है, उस चीज को बोला जाता है देवर मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ मोल। माउंटेन ऑफ द मोल का मतलब कि राई का पहाड़ बना लेना। ठीक है। यानी राई है, बिल्कुल छोटा सा इशू है, लेकिन फिर भी उसको बिना वजह इतना ज्यादा एग्जेजरेट कर रहे हैं कि भाई पता नहीं क्या हो गया। ठीक है। तो जब हम राई का छोटी छोटी बातों को मिला के पहाड़ बना लेते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल्स। ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन सबसे करेक्ट होगा इस इडियम का। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज आवर फैमिलीज फाइनेंसेस वर इन टेरिबल शेप। हमारे जो फैमिली के फाइनेंसेस है वो बहुत ज्यादा टेरिबल शेप में हो गए। ठीक है। एंड बट आवर न्यू इन्वेस्टमेंट प्लान अनएक्सपेक्टेडली सेव अस। लेकिन हमने जो नई इन्वेस्टमेंट की है ना उसने हमने बचा लिया। ठीक है। तो इसे कहते हैं कट द गॉर्डियन नोट। कट दिया गॉर्डियन नोट का मतलब होता है जब हम कोई नई चीज करें, ठीक है, जिससे हमें एकदम फायदा हो जाए, इसे कहते हैं कट द गॉर्डियन नोट। ठीक है। पुल द रैबिट आउट ऑफ द हैट मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसे हमने छुपा रखी हो और वो बाहर आ गई हो। ठीक है। यानी सीक्रेट बाहर आ जाना एक तरह से। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। हॉर्स के आगे कार्ट लगा देना। ठीक है। गॉट द बॉल रोलिंग। जो अगर कोई बॉल जा रही है आपके पाले में, यानी किसी के फेवर में कोई चीज जा रही है लेकिन आपने एकदम से पकड़ ली। ठीक है। तो यानी कोई भी आपके खिलाफ कोई चीज होने वाली है लेकिन आपने वो बॉल को कैच कर लिया। ठीक है। तो कट द गॉर्डियन नो। Now, next question is question number 11. Sentence the paragraph given below. First sentence last sentence, हाँ भाई ये closest ही है। Rapid urbanization जो है बहुत ज्यादा one of the defining trend हो चुका है modern era का। ठीक है। तो इसमें बेस्ट सुइटेबल आंसर क्या होगा? सिटीज जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो रही है। अब देखो अर्बनाइजेशन हो रहा है तो अर्बनाइजेशन की वजह क्या हो रहा है, सिटीज एक्सपेंड हो रही है, बहुत ज्यादा सिटीज बन रही हैं। ठीक है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रूरल से नई नई अपॉर्चुनिटी के लिए शहरों में आ रही है, अर्बन एरियाज में आ रही है। ठीक है। इसकी वजह से और क्या क्या आ रहा है, लोग जो हैं स्ट्रेन पब्लिक सर्विसेज हाउसेस लीडिंग टू ओवर क्राउडेड कंडीशन। यहाँ पे जब शहर है अब उनकी कंडीशन ऐसी हो गई कि शहर में इतने ज्यादा लोग हो गए, हाउसेस में ओवर क्राउड हो गया है। ठीक है। पूरे सिटीज में। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट क्या है, हाउएवर ये जो है बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है कि जो पॉपुलेशन का लेवल इतना ज़्यादा सिटीज़ में अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वहाँ के लोगों को ईज़िली सही इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो रही है।
और नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट हमारा आएगा ऑप्शन नंबर डी, जो 4th नंबर पे आएगा कि अर्बन जो है, अर्बन मतलब जो शहर के लोग हैं, स्प्रॉल हैज टू कंट्रीब्यूट टू द लॉस ऑफ ग्रीन स्पेसेस। इन लोगों को ग्रीन स्पेसेस में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। वो लोग ग्रीन स्पेसेस में और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन्हें लॉस करने में, यानी उन्हें खत्म करने में, यानी पेड़ वगैरह काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग इतने ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लोगों के रहने के लिए घर वगैरह नहीं है, तो उन्हें पेड़ वगैरह काट के जंगल को साफ करना पड़ा है, जिस वजह से वहां पे उन्हें घर, फैक्ट्रीज वगैरह ये सब बनाए। ठीक है, नेचुरल हैबिटेट वगैरह ये लोग खत्म कर रहे हैं। अब इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, रिस्पॉन्स मतलब फाइनल रिजल्ट क्या होगा, इसीलिए 5th नंबर पे फाइनली जो इसका रिस्पॉन्स होगा कि कुछ सिटीज में हमें स्मार्ट प्लानिंग तकनीक को अपनाना चाहिए, जिससे ये इशू जो है जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए सी बी डी ई। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। पूरे अंडरलाइन वर्ड पे हमें एक सुइटेबल एंटोनियम बताना है। तो द आर्मीज कमांडर डिसाइडेड टू फाइंड एन एमिकेबल सॉल्यूशन। जो आर्मी के डिसाइड कमांडर्स हैं, उन्होंने एमिकेबल, एमिकेबल मतलब होता है, एमिकेबल एक एमी एक रूट वर्ड होता है, एमी का मतलब होता है बोथ। ठीक है, तो क्या कोई भी जो आर्मी का जो कमांडर है वो दोनों तरह का सॉल्यूशन फाइंड करेगा वॉर को एंड करने के लिए? नहीं, वो क्या करेगा, हॉस्टाइल सॉल्यूशन फाइंड करेगा। ठीक है, तो एमिकेबल मतलब दोनों तरफ, हॉस्टाइल मतलब एक तरफ, यानी एक मेजर सॉल्यूशन उसने प्रोवाइड कर लिया वॉर को एंड करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस पूरे ऑप्शन में हमें बताना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कौन सा हम यूज कर सकते हैं। अ स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल। वो स्टोरी जिसमें आइडिया को लोगों की तरह सिंबलाइज किया जा रहा है, मतलब किसी एक इंसान के आइडिया को बहुत ज्यादा सिंबलाइज किया जा रहा है। ठीक है, लोगों की तरह, इसे कहते हैं लेजेंड। लेजेंडरी मतलब पूरे आइडिया को एज अ पीपल, पर्सन, उसकी तरह सिंबलाइज किया जाए। ठीक है, इसे कहते हैं लेजेंडरी स्टोरी। नाउ नेक्स्ट वन इज गो वेस्ट विदाउट एनी रिटर्न। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोवर्ब बताना है, विच मीन्स अंडरलाइन सेगमेंट। ठीक है, दे इन्वेस्ट अ ह्यूज अमाउंट इन द मार्केट। उन्होंने मार्केट में बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट की द प्रोडक्ट बट डिड नॉट सक्सीड, लेकिन फिर भी वो सक्सीड नहीं हुए। मेकिंग ऑल देयर एफर्ट्स गो वेस्ट विदाउट एनी रिटर्न। उनके जो एफर्ट थे वो वेस्ट हो गए बिना किसी रिटर्न के। यू कांट हैव द केक एंड द ईट। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब होता है कि तुम्हारे पास दोनों चीजें नहीं हो सकती, कि तुम एक रख भी लो अपने हाथ में और तुम उसे खा भी लो। तो यानी दो में से कोई जब एक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो बात होती है, तो इसमें दो में से एक सॉल्यूशन की तो बात हो ही नहीं रही है। नेक्स्ट वन इज थ्रो गुड मनी आफ्टर बैड। जब हम कोई अच्छी चीज यानी कोई सही चीज उस पर एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन वो बाद में बैड, यानी वो एफर्ट हमारे डूब गए हैं, तो यानी गो वेस्ट विदाउट एनी रिटर्न, इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर 2। एक और नेक्स्ट और पढ़ के देख लेते हैं। ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसका मतलब होता है सभी कूड़ा जो होता है वो गोल्ड नहीं होता। ठीक है, यानी हर चमकती सी सोना नहीं होता। जैसे कि आपने कोई सिल्वर देखी और आपको लगा कि जो सिल्वर पे गोल्ड की पॉलिश हो रही थी और आपको लगा कि यार ये तो गोल्ड की रिंग है। ठीक है, तो हर चमकती चीज सोना नहीं होती। या फिर आपने कॉपर वगैरह का देखा, येलो कलर का कोई चीज, ठीक है, और आपने बोला कि भाई ये तो गोल्ड है, तो हर चमकती चीज सोना नहीं होती। डोंट क्राई ओवर स्पिल मिल्क का मतलब होता है जब अगर आपके साथ कोई गलत हो ही गया है, कुछ बैड थिंग हो ही गई है, और आप उस पे बैठ के बार बार रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, तो इसका कोई यूज नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं डोंट क्राई ओवर स्पिल मिल्क, मतलब कि जब वो कोई चीज बैड हो ही गई है तो उसको कितनी देर तक करोगे, उससे आपकी वो चीज ठीक तो नहीं हो जाएगी ना। तो इसीलिए कहते हैं डोंट क्राई ओवर स्पिल मिल्क। नाउ next question is question number 15. It seems logical enough that bad weather can sometimes, ये लॉजिकल लग रहा है कि जो बैड वेदर है वो समटाइम्स क्या हो सकता है, रिजल्ट बर्ड्स टू बिकम। नहीं, इसमें रिजल्ट की बात नहीं हो रही। एनकरेज, बैड वेदर से कोई भी चीज एनकरेज होगी नहीं, पॉजिटिव वर्ड नहीं आएगा। प्रॉम्प्ट मतलब एकदम से कोई नई चीज लेके आ जाना, नहीं। बैड वेदर की वजह से कॉज, यानी उसकी कारण क्या होता है कि जो बर्ड्स हैं वो इधर उधर चली गई हैं। ठीक है, और एनुअल फॉल हो रहा है माइग्रेशन में, मतलब बर्ड्स इधर उधर बहुत ज्यादा जा रही हैं। ठीक है, हम वाइंड अप इन द टेरिटरी, जो बर्ड है वो माइग्रेट भी नहीं हो रही है और अपनी टेरिटरी में ही रह गई है। पहले क्या होता था, बाहर की बर्ड्स उड़ उड़ के जब कोई सीजन चेंज होता था तो हमारे देश में आती थी, और हमारे देश की बर्ड जो थी वो बाहर के देश में जाती थी, मतलब माइग्रेट करती थी बर्ड्स। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो इसीलिए दे आर क्या हो गए हैं, अनएकस्टम्ड। अनएकस्टम्ड मतलब होता है कि वो अब कहीं भी नहीं जा रही है, अपनी टेरिटरी में बाउंड हो गई है। ठीक है,
नाउ शी वॉज नोन फॉर द ग्रिगेरियस पर्सनैलिटी, वो एक ग्रिगेरियस पर्सनैलिटी की वजह से जाना जाता है। इसमें एंटोनियम बताना है, ठीक है। ऑलवेज इंजॉइंग द कंपनी ऑफ अदर, जो इंसान बहुत ज्यादा ग्रिगेरियस पर्सनैलिटी का हो, दूसरों की कंपनी इंजॉय करता हो, तो यानी वो एक्सट्रोवर्ट इंसान होगा, जिसे बाहर जाना आना बहुत पसंद होगा, आउटगोइंग होगा। लेकिन आउटगोइंग हमें एंटोनियम निकालना है, तो आउटगोइंग हम लगा ही नहीं सकते। सोशलेबल मतलब जिसे बाहर के साथ रहना पसंद है। न्यूट्रल मतलब ना तो उसे बाहर रहना पसंद, मतलब वो उसे दोनों चीजें पसंद है, बाहर भी अंदर भी, मतलब जहाँ भी वो चाहे। एक होता है इंट्रोवर्ड, इंट्रोवर्ड हमेशा इसका अपोजिट होगा, कि वो इंसान जिसे बाहर एंजॉय करना पसंद है। एक्सट्रोवर्ड जिसे अपने घर में रहना, बहुत ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं है, दैट इज कॉल्ड इंट्रोवर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइन, पूरे अंडरलाइन में सबसे अप्रोप्रिएट सिनोनियम बताना है। द नोवेल was lauded for its ट्रेंचेंट सोशल क्रिटिक, जो नॉवेल है वो ट्रेंचेंट सोशल क्रिटिक से लोडेड है, ठीक है। इसका सिनोनियम मतलब, ट्रेंचेंट का मतलब क्या होता है? ट्रेंचेंट का मीनिंग होता है इंसिसिव, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शी हैड टू डैश हर स्वीट सूटकेस बिफोर कैचिंग द फ्लाइट, उसे अपना सूटकेस क्या करना है? वॉट करना है। वॉट मतलब क्या होता है? नहीं, वैट भी नहीं, वॉट भी नहीं, ये तो यूनिट होती है हमारी। इसके अलावा वेट भी नहीं करना सूटकेस का, उसे क्या करना है? वेट। वेट मतलब होता है कि जब हम तोलते हैं, तो फ्लाइट कैच करने से पहले उसे वेट करना है सूटकेस का, यानी वजन करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज, अपॉन रीचिंग अडल्टहुड, जब हम अडल्टहुड पे वो पहुंच गई, दिव्यांशी वुड हैव डैश मल्टी करोड़ डायमंड बिजनेस, जब वो अडल्ट हुई तो उसका मल्टी करोड़ का डायमंड बिजनेस था, ठीक है। तो जब वो पहुंच गई उसका था, तो हमारा पास्ट टेंस आ रहा है, तो इसमें प्रेजेंट नहीं आएगा, इसमें भी कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा, इसमें भी हमारा प्रेजेंट नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आएगा, इसमें आएगा पास्ट टेंस, क्योंकि जब वो पहुंच गई उसका था। इंस्टेड ऑफ 8 ईयर ओल्ड रिनाउंस लक्सरी अमेरियंस मोंक सूरत इन ऑन वेडनेसडे, तो वेडनेसडे के साथ क्या आता है? हमारा ऑन, ठीक है। जब भी कोई डे आता है, ऑन जो है हमारा हमेशा डेज के साथ आता है, ठीक है। डेज में आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सब में ऑन आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये हो ही नहीं सकते। और इनहेरिटेड, क्योंकि वो जब अडल्टहुड पहुंच गई, ठीक है, ये तब की बात हो रही है, नहीं पास्ट की बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिल द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब, फिल अप करने हैं हमें सबसे अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब को लगा के सब्स्टिट्यूट करना है। माय ब्रदर डैश क्विट स्मोकिंग लास्ट मंथ, तो क्विट का मतलब होता है क्या? फ्रेजल वर्ब होगा गिव अप, कि मेरे ब्रदर ने गिव अप कर दी। गिव अप मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। अब लास्ट मंथ की बात हो रही है, इसलिए गिव अप नहीं आएगा। गिव मतलब प्रेजेंट में आ रहा है, गिव, गिव का जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो गिव होता है, तो इसीलिए इसमें आएगा गिव अप। गिव अप मतलब उसने छोड़ दी, ठीक है। गिव डाउन भी नहीं होगा और टर्न डाउन भी नहीं होगा, ठीक है। गिव अप मतलब कोई चीज छोड़ देना। तो यहाँ ही हमारे इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ी बहुत जो भी कंफ्यूजन रह गई है, ठीक है, उन्हें हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे।